Hello, friends. Welcome to your channel Simply Current, where we give you the most relevant information that could be asked in your exams. तो आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, उसमें जो सबसे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है वो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और आज की डेट आपको पता ही है, 7th of जनवरी 2026। और जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू SIR। ठीक है, अब ये कंटिन्यू न्यूज़ का जो आपका पहला पेज रहता है अमूमन, वो ये है कि इस न्यूज़ में रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट और एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। SIR जो है दैट इज़ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एंड स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो SIR इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा रहा है, वो जो है अभी उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इट हैज़ बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। एंड कल जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स रखे हैं। And he has said that कि it is the constitutional duty of the election commission of India to purify electoral rolls। जो मतदाता सूची है उसको साफ और सुरक्षित रखना, ये किसका काम है? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 324। तो याद रखेंगे हम लोग, आर्टिकल 324 गिव्स द पावर to election commission of India for superintendence and direction of election to president, vice president, parliament of India, state legislatures and to maintain the electoral rolls। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 324 एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसी बॉडी है ये? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में मेंशन्ड है। दूसरी कौन सी बॉडीज़ होती हैं हमारी? इसी तरह से स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मतलब उनको पार्लियामेंट के किसी एक्ट के जरिए बनाया गया है, जैसे आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, या फिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या फिर एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये आपकी कैसी बॉडीज़ हैं? स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू ऑपरेशन सिंदूर। एंड ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जो मीडिएशन क्लेम्स हैं, चाइना भी कह रहा है हमने मध्यस्थता की है, यूएस भी कह रहा है। और इसी बीच आज वॉशिंगटन से कल जो है कुछ पेपर्स पब्लिश हुए हैं जिसमें ये चीज़ का सामने आया है कि 10 मई जिस दिन सीज फायर अनाउंस किया गया, 10 मई, ऑपरेशन सिंदूर आप सभी जानते हैं कब शुरू हुआ था? 7 मई को शुरू हुआ था। और पहलगाम हमला जो है, पहलगाम अटैक कब हुआ था? 22 अप्रैल को। उसके रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। एंड कल जो यूएस से क्लेम आया है वो ये है कि इंडियन एम्बेसी ने कुछ कॉन्टेक्ट्स किए थे उस दिन कुछ लॉबिस्ट को। और इसके अलावा पाकिस्तान ने 60 बार, 60 टाइम्स दे ट्राइड टू टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप एंड अदर पीपल इन द यूएस फॉर द सीज फायर। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे हम लोग। ये एक ऑनगोइंग जो क्लेम्स हैं, काउंटर क्लेम्स हैं, आपको याद रखना है। ऑपरेशन सिंदूर किस दिन लॉन्च हुआ था? 7 मई को। सीज फायर कब हुआ? 10 मई को। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर किसके रिटेलिएशन में किया गया था? पहलगाम अटैक के उसमें किया गया था। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू वेनेजुला। वेनेजुला में बारे में हम जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ पर ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के ज़रिए, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के ज़रिए जो है वो वहाँ के प्रेसिडेंट को, जो एक्स प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो, उनको जो है वो अमेरिकन फोर्सेस उठा करके अमेरिका ले गई। एंड अब वहाँ की जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रॉड्रिक्स, सी हैज़ टेकन ओथ एज इंटरिम प्रेसिडेंट। तो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है। इसके अलावा जो है वो अब ट्रंप ने बोला है कि मेरा नए निशाने जो हैं वो कोलंबिया, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, क्यूबा एंड ईरान होंगे। ठीक है, अब ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज़ एन स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मिनरल रिच आइलैंड जिसके ऊपर अमेरिका की नज़र है। ग्रीनलैंड के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रीनलैंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड। इट इज़ करेंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क। ठीक है, तो किसके कंट्रोल में है? डेनमार्क। और ट्रंप ने बोला है आप 20 दिन इंतजार कीजिए और देखिए कि ग्रीनलैंड में क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग नज़र बना करके रखेंगे। फॉर प्रेजेंट वी नीड टू रिमेंबर दैट ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। सेकेंड पॉइंट, इट इज सराउंडेड बाय आर्कटिक। ये कहाँ पर है? आर्कटिक। अभी ये किसके कंट्रोल में है? डेनमार्क के कंट्रोल में है।
एंड रिमेंबर डेनमार्क इज मेंबर ऑफ द नाटो। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ अ मिलिट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज, जिनका है कि हम एक दूसरे को सेफ गार्ड रखेंगे रशिया के खिलाफ। ठीक है, तो नाटो के बारे में ये चीज़ हो गई। देन नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू 2026। यूनाइटेड नेशन हैज़ डिक्लेयर 2026 टू बी इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट्स। ठीक है, तो अगर आप वनडे टाइप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा 2026 को यूनाइटेड नेशन ने किसका ईयर डिक्लेयर किया है? ईयर ऑफ रेंज लैंड एंड पैस्टोरलिस्ट। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। एंड सोशियोलॉजी में एक जो इंडिया में या बहुत सारे देशों में ऐसा है, प्रेफरेंस फॉर सन। ठीक है, तो बेटे की चाहत जो है वो क्या करा सकती है, उसका आज एक एग्जाम्पल आया है। हरियाणा में एक महिला ने 10 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स को याद रखिए ताकि आप उसको कोट कर सकें कि इवन in 2026 we have such people who so much preference for the son। ठीक है, तो बेटे के लिए जो चाहत है वो 10 बेटियां और उसके बाद एक बेटा। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा हरियाणा का। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू बायो हैप्पीनेस। ठीक है, तो अब ये बायो हैप्पीनेस क्या होता है हम इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने दिया है। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसके अलावा एम एस स्वामीनाथन वॉज अ ग्रेट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जिनको पिछले ही साल भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। रिमेंबर, भारत रत्न फॉर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। बायो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने। अब ये बायो हैप्पीनेस क्या है? ये जो है बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से कंजर्व एंड यूटिलाइज करना ताकि ह्यूमन हेल्थ, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल एंड द नेचर इज क्रिएटेड। ठीक है, इट रेफर्स टू, ये आप यहाँ पे से डेफिनेशन देख सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी को इस तरह से कंजर्व करना कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड नेचर all are protected, so such condition is referred to as bio happiness। और यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर बायो हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट जो है वो ट्राई किया जा रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे बायो हैप्पीनेस से रिलेटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू स्किल ट्रेनिंग। ठीक है, तो जब भी हम अपने आंसर्स में या एग्जाम्स में एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लिखें तो सबसे बड़ा पॉइंट जो होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए स्किल का। ठीक है, तो स्किल के ऊपर बात करते हैं। अभी इंडिया में स्किल इंडिया मिशन शुरू किया था गवर्नमेंट ने 2015 में। इसके बाद भी हालत ये है कि ओनली अबाउट 4.1% ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स हैज़ रिसीव्ड फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, सिर्फ 4% लोगों के पास वोकेशनल ट्रेनिंग है इंडिया में। दैट इज अ बिग इशू रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉय जो कंपनीज हैं उनको लगता है कि हमको अच्छे लोग नहीं मिल रहे और लोगों को लग रहा है कि हमको अच्छी नौकरियां नहीं मिल रही। सो बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट इज कमिंग इज दैट ऑफ स्किल। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको एग्जाम कोट करना हो तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट की कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पर अपर सेकेंडरी लर्नर्स में 44% ऑफ द पीपल आर एनरोल्ड इन वोकेशनल प्रोग्राम्स। एंड जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रिया हो गई, चेक रिपब्लिक हो गया, फिनलैंड हो गया, नीदरलैंड्स हो गया, यहाँ पर तो ये आंकड़ा 70% का है। ठीक है, एंड दैट इज वाई दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसको आप कोट कर सकते हैं, टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 वी नीड टू ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन स्किलिंग। एंड स्किलिंग ऐसे नहीं कि आपने करिकुलम बना दिया। इस फॉर स्किलिंग वी नीड टू हैव अ प्रॉपर इंडस्ट्री एंड एकेडमिया कोलैबोरेशन। ठीक है, तो इंडस्ट्री को किस तरह की स्किल्स चाहिए और क्या स्किल होनी चाहिए उसको दोनों के बीच में कोलैबोरेट करके काम करना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो करने की ज़रूरत है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जैसे आप किसी भी एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो आपसे मांगा जाता है कि आप बीटेक हों या फिर बीएड हों, ऐसा कुछ हो। तो उसी तरह से जो स्किल का है उसके सर्टिफिकेट्स को भी मांगना चाहिए इंडस्ट्रीज़ को, जो अभी नहीं किया जा रहा है। एंड इंस्टेड दे आर रिलाइंग ऑन इंटरनल ट्रेनिंग, रेफरल्स और प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स लाइक नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए।
नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू बायोमटेरियल्स। एंड बायोमटेरियल्स क्या होते हैं? बायोमटेरियल्स आर मटेरियल्स डिराइव्ड होली आर पार्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस और इंजीनियर्ड इन यूजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि बायोलॉजिकली डिराइव करके अब यूज किए जा रहे हैं प्लास्टिक्स की जगह, ठीक है, या जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल चीज़ें हैं उनकी जगह, तो उसको क्या बोला जा रहा है? बायो मटेरियल्स, ठीक है। अब इनका यूज जो है पैकेजिंग में भी हो रहा है, टेक्सटाइल्स में भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी हो रहा है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंक्रीजिंग द फार्मर इनकम, ठीक है। तो बायो मटेरियल्स का यूज करके फार्मर्स की इनकम को भी बढ़ाया जा सकता है, एंड इंडिया शुड फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग मोर बायो मटेरियल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। और जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, ठीक है। तो जो हेल्थ सिस्टम है उसकी क्या प्रॉब्लम है? आज जो हेल्थ केयर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्यों बढ़ रही हैं? बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। तो जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड्स हैं, पॉपकॉर्न हो गया, पेप्सी हो गया, ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ रही हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट ऑफ pollution, air, water and soil pollution and climate change is pushing millions of people into sickness. तीसरी प्रॉब्लम है हमारी एबिस्मल कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो हमारे नर्सेस हैं, आशा वर्कर्स हैं, उनकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मेडिकल एजुकेशन की जो कॉस्ट है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है, हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस यूजी कोर्स में सोचिए 40 लाख रुपीज़ इज़ बीइंग स्पेंड, और जो आदमी 40 लाख रुपए खर्चा करके डॉक्टर बनेगा, ही वुड श्योरली ट्राई टू रिकवर हिज मनी फर्स्ट, ठीक है। तो क्या होता है इस केस में? पेशेंट सेकेंडरी हो जाता है एंड मनी बिकम्स प्राइमरी सोर्स, ठीक है। तो ये एक सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोट आया था Rudolf Virchow, who was a German pathologist. He says that disease was not entirely biological event but a political and social outcome shaped by poverty, poor housing, hunger, lack of education and exclusion from power. तो अगर आप अपने आंसर लिख रहे हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड और हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड, तो उसमें जो है वो आप इस चीज़ को ज़रूर इंक्लूड करिए कि डिसीजेस डू कम फ्रॉम द सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स, और इस कोट को कोट करिए, तो आपका आंसर जो है बहुत ही अच्छा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू सुरेश कलमाड़ी। एंड सुरेश कलमाड़ी पास्ड अवे यस्टरडे। कल जो है उनकी डेथ हो गई। ही वॉज एन इंडियन एयरफोर्स पायलट, तो याद रखिएगा ही वॉज इंडियन एयरफोर्स पायलट। इसके अलावा जो है वो सुरेश कलमाड़ी वॉज मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज जब 1996 में क्वीन विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम दिया गया था। 1996 में, याद रखिएगा, सीएसटी जो स्टेशन है उसको कब बदला गया था नाम? 1996 में, व्हेन सुरेश कलमाड़ी वॉज द Minister of State for Railways. He headed the Indian Olympic Association from 1996 to 2012 एंड 2011 के आसपास इनका नाम कॉमनवेल्थ गेम स्कैम में भी आया था। हालांकि बाद में ईडी ने 2025 में क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी और उसमें उनको मुक्त कर दिया था। ही वॉज नॉट गिल्टी, बट बाय देन हिज पॉलिटिकल कैरियर वॉज ओवर। तो ये ईडी की हालत है हमारे यहाँ। नाउ कम टू द स्पोर्ट्स न्यूज़। एंड जो हमारी स्पोर्ट्स न्यूज़ है वो उसमें आज सबसे बड़ी न्यूज़ है इंडियन सुपर लीग जो है, दैट इज़ फुटबॉल का जो मैचेस होते हैं, लीग मैचेस होते हैं, वो 14 फरवरी से होगा। अभी इसको लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही थी कि स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है मनसुख मांडविया ने उसमें हेल्प की, एंड नाउ द इंडियन सुपर लीग विल बी हेल्ड फ्रॉम 14 फरवरी। इसमें कितनी टीम्स खेलेंगी? 14 टीम्स खेलती हैं। ये कब शुरू हुआ था? 2013 में शुरू हुआ था, ठीक है। एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के चीफ कौन है? कल्याण चौबे, ये याद रखेंगे हम लोग। इसके अलावा 2028 ओलंपिक्स जो हैं वो कहाँ होने हैं? लॉस एंजलिस में होने हैं, ठीक है, लॉस एंजलिस। और इंडिया कौन से ओलंपिक्स को होस्ट करने की सोच रहा है? 2036, ठीक है, 2036 ओलंपिक्स जो है वो इंडिया होस्ट करने के बारे में सोच रहा है। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि टाटा स्टील्स, जिंदल स्टील वर्क्स एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सारी कंपनियों ने मिल करके जानबूझ करके
स्टील के रेट्स जो हैं वो बढ़ाए। ठीक है, तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये कैसी बॉडी है, सबसे पहले याद रखिएगा, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है हमारी, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका क्या काम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो जो कॉम्पिटिशन एक्ट है 2002 को, उसको इन्फोर्स करने के लिए बनी हुई है। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन एंड 6 अदर मेंबर्स। इनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। चेयरपर्सन कौन है अभी, श्रीमती रवनीत कौर। कब बनाया गया था ये, 14 अक्टूबर 2003 को बनाया गया था। पहले चेयरपर्सन कौन थे, धनेंद्र कुमार। अब ध्यान रखिएगा, इसको एस्टेब्लिश 2003 में किया गया था, बट इट बिकेम फुल्ली फंक्शनल इन 2009। तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। अब इसके 4 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, दूसरा एब्यूज ऑफ डोमिनेंस को ख़त्म करना, रेगुलेट कॉम्बिनेशंस की जैसे कोई 2 कंपनियां जानबूझ करके मिलके एक मोनोपोली ना बना लें, एंड चौथा है कंपटीशन एडवोकेसी, दैट इट से एम्स टू एडवोकेट कंपटीशन फॉर द सेक ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।